नमस्कार दोस्तों और नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए संदेश यही है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप उससे बचकर रहें। जब भी घर से बाहर जाएँ, मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर हमेशा मास्क पहनें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज की दूरी, शारीरिक दूरी ज़रूर बना के रखें और समय-समय पर हाथ धोते रहें। तो आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। कार्यपत्र जो है 10 है, वर्कशीट 10 है और 28 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये और कक्षा 8 की वर्कशीट है ये। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए, ठीक है? और दूसरी बात देखते हैं, अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके तहत हम मौलिक अधिकार, ठीक है? तो मौलिक अधिकार पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कौन-कौन से हैं और एक और टॉपिक आएगा इसमें धर्मनिरपेक्षता, हल्की-सी झलक हम इसमें उसकी भी देखेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निदेशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। ठीक है? तो अब हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार के प्रकार, मतलब मौलिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं। पहले ये जो वर्कशीट में क्या कहना चाह रहा है, हम इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, कि देखिए, आप जानते हैं कि ये है कि राज्य, ठीक है? देखिए, जो है ये कह रहा है कि देखिए स्वतंत्र भारत में, मतलब जो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ, तो उसमें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य की तानाशाही स्थापित हो जाए, है ना? राज्य अपनी मनमानी करने लगे, राज्य ये सोचे कि अब तो हम जो लोग राज्य पर काबिज़ हो गए हैं, लोक लोकतांत्रिक पद्धति से, मतलब चुनकर आए हैं जो, वो कहीं ये ना सोचने लगें कि हम जो कहेंगे या हम जो कानून बनाएँगे वही ठीक होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी जो राज्य की जो है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या है कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं कुछ भारत के हर एक व्यक्ति को। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये क्या करते हैं, राज्य की राज्य की मनमानी से क्या करते हैं, एक नागरिकों को बचाते हैं, है ना? तो इसके बारे में अब हम ये देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, तो आपने जान लिए कि भई जो हमें भारत के नागरिक होने के नाते मिलते हैं, एक हर एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। वैसे मौलिक अधिकार का हर जिस देश में भी होते हैं, तो वो उस देश को ये मौलिक अधिकार इसलिए भी दिए जाते हैं नागरिकों को, ताकि राज्य उन पर मनमानी ना कर सके, मनमाना अत्याचार ना कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों को भुला करके, लोकतंत्र के मूल्य क्या होंगे कि भई जो शासन चलेगा वो कैसे चलेगा? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के एक सहयोग से चलेगा शासन, है ना? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो वि जो कार्यपालिका है या विधायिका और कार्यपालिका ही मिलकर देश में शासन चलाने लगे। कार्यपालिका ही देश का सब कुछ, सब चीज़ों को अपने हाथ में ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इसी के लिए क्या किया गया है, हमारे भारत में संविधान की रचना की गई है
और उन्हीं संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक मतलब क्या होता है? ज़रूरी, मतलब जो ज़रूरी है वो। एक एक नागरिक को मूल है, मौलिक मतलब मूल शब्द से बना है, ठीक है? मूल है ये, मौलिक अधिकार है हमारा। एक हमारे लिए ज़रूरी है ये, तो ये अधिकार है ना? आप जानेंगे कि अधिकार है, अधिकार अगर हमें चाहिए तो हमें कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा। वो कर्तव्य के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो आज हम आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहे हैं कि मौलिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? अब ठीक है, अब इस देखिए, संविधान क्या है? ये जो मौलिक अधिकार है, व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। अब संविधान में मौलिक अधिकारों के अलावा क्या दिया गया है? एक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। देखिए नीति मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कि मौलिक अधिकार के लिए आप अगर आपकी किसी भी ये जो 6 मौलिक अधिकार आगे हम बताएँगे, इन 6 मौलिक अधिकारों का अगर राज्य आप हनन करता है, तो क्या होगा? आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये राज्य पर निर्भर करते हैं। ये राज्य पर निर्भर करते हैं क्योंकि बच्चों ये नीति निर्देशक तत्व इसलिए बनाए गए थे, क्योंकि हमारे भारत की आर्थिक स्थिति या सामाजिक जो हमारे भारत की स्थिति उस समय आर्थिक स्थिति और दूसरी स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि भारतीय नागरिकों को और भी ज़्यादा अधिकार दिए जा सके। तो जो ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया कि कुछ सामाजिक जो आर्थिक उन्नति है नागरिकों की, वो राज्य की ज़िम्मेदारी पर डाल दिया गया। जैसे कि हर एक राज्य को ये कहा गया कि अपने राज्य में जो है व्यक्तियों को, बच्चों को शिक्षा दिलाए, है ना? ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य की दया पर आश्रित हैं बच्चों। हो सकता है देखिए राज्य आपको ऐसे कोई भी राज्य है, ऐसा नहीं करेगा कि आपको शिक्षा नहीं दिलाएगा। लेकिन कुछ नीति निर्देशक तत्वों में कुछ बातें हैं जो राज्य चाहे तो उनका पालन करे, चाहे तो ना करे, इसको कोई बाध्य नहीं कर सकता बच्चों। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए राज्य बाध्य है, यानी देश बाध्य है कि आपको ये अधिकार सरकार को देने ही पड़ेंगे, है ना? तो इस तरह से जो संविधान क्या करता है मौलिक अधिकार देकर के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, उसको ये सुनिश्चित करता है कि वो सम्मानपूर्वक और गरिमामय जीवन जी सके। गरिमामय मतलब देखिए बच्चों, अगर आपको ये बात बताइए कि अगर आपको कोई क्लास में जाते हैं आप, है ना? कोई भी शिक्षक है, बिना गलती पे अगर आपको मारता है, पीटता है ना? बिना गलती पर, तो ये क्या करेगा? वो आपके आपके सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे चलता हुआ आपको गाली दे दे, तो क्या वो क्या कर रहा है? आपके सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है कि नहीं? और अगर मान लीजिए राज्य कोई ऐसा कानून बना दे, जो कि संविधान के अनुकूल है, मतलब प्रतिकूल है, मतलब संविधान के खिलाफ है, संविधान में वो इसका उल्लेख नहीं किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके या फिर राज्य आपको बिना मर्ज़ी के गिरफ्तार कर ले, बिना किसी कसूर के राज्य आपको गिरफ्तार कर ले, तो ये क्या है? राज्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, आपको अपने आपके अधिकार दिलाते हैं, ठीक है? अब हम मौलिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके। मौलिक अधिकारों के प्रकार, ठीक है? अब देखते हैं कौन-कौन से मौलिक ठीक है, एक मैंने टेबल बना रखी है, ठीक है? अब देखते हैं, पहले में मैंने बेटा पहले कॉलम में मैंने संख्या लिख रखी है, जैसे 1, 2, 3 ठीक है? मतलब पहला मौलिक अधिकार कौन-सा है, दूसरा, तीसरा। अब उसके बाद दूसरे कॉलम में मौलिक अधिकार लिख रखे हैं और तीसरे कॉलम में मैंने अर्थ लिख रखा है उसका, ठीक है? तो देखिए, पहला जो मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, ठीक है? समानता का अधिकार का मतलब कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। मतलब कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है? देखिए, का मतलब कि कानून के नज़रों में हर कोई समान है, हर एक व्यक्ति। किसी के साथ भी वो कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, किसी इसम के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता बच्चों। ये सब चीज़ें आपको कक्षा 6 और 7 में पढ़ाई जा चुकी हैं बहुत अच्छे से। आपके सोशल साइंस के टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाई होंगी कि धर्म के आधार पर भेदभाव क्या है, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव क्या है ना?
ये सब चीज़ें बच्चों आपको ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस पिछले वर्कशीट में भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं ये, है ना बच्चों? फिर भी मैं एक क्विक व्यू दे देता हूँ आपको कि देखिए, धर्म के आधार पर मतलब जैसे कि कोई ये राज्य ये नहीं कह सकता कि आप किसी विशेष धर्म के हो, मतलब कि आप हिंदू हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, है ना? या आप ईसाई हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य धर्म के आधार पे नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकता, है ना? ये है आपको। लिंग के आधार पे नौकरी देने से इनकार नहीं नौ कि भई महिला ये नौकरी नहीं कर सकती। देखो, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ विशेष नौकरियाँ हो सकती हैं। आजकल तो देखिए, महिलाएँ सैनिकों की लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौकरी है जो महिलाओं के लिए प्रतिबंधित है आजकल। अब मेरी तो जानकारी में है नहीं, होगी तो आपकी जानकारी में अगर कुछ है तो बताइएगा मुझे इस यूट्यूब वीडियो में कमेंट करके। तो राज्य लिंग के आधार पर कि भई कोई महिला है या ये इस नौकरी को नहीं कर कर सकती, या ओके। धर्म, जाति के आधार पर देखिए, जाति के आधार पर क्या है कि देखिए, आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता। आरक्षण तो दिया जा सकता है कि भई जैसे मान लीजिए 100 नौकरियाँ निकली हैं, तो 100 में से जैसे कि 27 सीटें क्या करता है आजकल, आप जानते ही हैं कि 100 में से 27 सीटें किसी विशेष जाति के लिए आरक्षित होती है। वो आरक्षित होने का मतलब ये है कि सिर्फ़ उन सीटों पर उस जाति के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। वो इसलिए किया गया है बच्चों, ताकि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, आर्थिक अपनी गरीबी के कारण, है ना? और आज़ादी से पहले जो उनके साथ भेदभाव हुआ, उस कारण वो पिछड़ गए हैं, तो उनको भी बराबर आने का मौका मिल सके, है कि नहीं? या विकलांगों को आरक्षण दिया गया है, ताकि क्योंकि देखिए, जब आदमी किसी भी अंग से जो विकलांग हो जाता है या खास ज़रूरत का बन जाता है, तो उसको उसकी वो अंग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं। तो उस चुनौतियों को क्या है, उसको भी उस चुनौतियों को पार पाने का मौका मिले और उसको भी बराबर अवसर मिले, इसलिए वो उसके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। लेकिन राज्य भेदभाव नहीं कर रहा है ये। ये क्या कर रहा है, राज्य सभी को बराबर अवसर दे रहा है कि नहीं? भेदभाव अगर ये हो कि भई हाँ, तुम सिर्फ़ इस जाति के विशेष के हो तो इस जाति को ये नौकरी मिलेगी, मतलब और उस जाति को ये नौकरी नहीं मिलेगी, तब ये भेदभाव होगा। तो ना राज्य क्या करता है, ना जाति के आधार पे भेदभाव कर सकता है, ना लिंग, ना धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर मतलब भेदभाव, रंग, रूप या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर कोई कानून की नज़रों में समान है। देखिए, अगर अगर कोई कोई गलती करता है, तो सबको बराबर सज़ा मिलेगी। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अ, अभिनेता हो, मतलब या एक्टर हो, ठीक है? या फिर कोई आम व्यक्ति हो, सबको बराबर सज़ा का अधिकार है, अगर कोई गलती करता है। अगला देखते हैं क्या है, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है, देखते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में, ठीक है? देश के किसी भी भाग में क्या बोलते हैं, आने-जाने की स्वतंत्रता, या वहाँ पर बस जाने की स्वतंत्रता, या किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता, है ना? कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि देखिए, अब स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी नज़रों में जो बात सही है, वो आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब अगर आपको लगता है कि राज्य कोई ऐसा कार्य कर रहा है, जो कि आपकी नज़रों में सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ क्या है, आवाज़ उठा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार क्या बोल सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं, उसके लिए कुछ नियम होते हैं कि भई पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, कहीं भी सभा करने के लिए। तो लेकिन आपको इस आधार पे नहीं रोकेगी पुलिस कि आप किसी विशेष जाति के हैं या किसी गरीब हैं तो आप सभा नहीं कर सकते। इस आधार पर आपको
राज्य रोक नहीं सकता। आपको स्वतंत्रता है कि आप सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, किसी भी अगर आपको जैसे कि आपको लगता है कि कोई किसी व्यक्ति को लगता है कि वो विकलांगों के कल्याण के लिए कोई संगठन बनाना चाहता है या बच्चों के कल्याण के लिए कोई बच्चों को मतलब क्या है जैसे कोई क्या करते हैं कि बच्चों के कल्याण के लिए आप कुछ एनजीओ बना लेते हैं जैसे कि बेटियों को बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं ना बच्चों। तो सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है बच्चों, आप भारत में कहीं भी आ-जा सकते हैं, घूम सकते हैं, घूम-फिर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं। देखो कुछ प्रावधान है, कुछ जैसे कई जगह है हिमाचल में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, है ना? और एक भी कुछ और भी इलाके हैं जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, उनमें कुछ विशेष धाराएँ हैं, वो कुछ विशेष प्रावधान हैं बच्चों, उसके विषय में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मोटा-मोटी आप ये समझ लीजिए कि स्वतंत्रता का अधिकार कहता क्या है। इसके अलावा आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। देखिए, पहले आज़ादी से पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, किसी जाति विशेष को जो बेचारा जो जैसे जो दलित या महादलित हैं, लोग कहते हैं महादलित, मैं तो नहीं मानता सब सब देखिए, सब जाति सेम होती है, सब इंसान इंसान है। लेकिन आपको समझाने के लिए बच्चों थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देना पड़ रहा है। तो जो जिनको लोग पिछड़ी जाति का मानते थे पहले, उनसे क्या करते थे कि भई को उनके उनको भी उनको क्या है जैसे एक आपने उदाहरण के लिए एक कक्षा 6 में पढ़ा था डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में कि वो महार जाति की में उन्होंने जन्म लिया था। तो उनसे उनमें क्या था कि उनसे जो ऊँची जाति के लोग थे क्या करवाते थे कि उनके बच्चों से भी वही काम करवाते थे साफ-सफाई का जो उनके माता-पिता को करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है बच्चों, जो अगर किसी को लगता है कि वो भले ही उसके पिताजी कोई भी काम करते थे, साफ-सफाई का ही काम क्यों ना करते हो, अगर किसी व्यक्ति को लगता है किसी को लगता है कि नहीं वो आईएएस, आईपीएस बनना चाहता है, तो वो बन सकता है ना? किसी को लगता है कि वो बिज़नेस करना चाहता है, होटल खोलना चाहता है, तो खोल सकता है। मतलब वो कोई भी पेशा अपना सकता है, कुछ भी अपने मनपसंद का काम रोज़गार कर सकता है, रोज़ी-रोटी कमाने ठीक है? तो ये क्या कहता है स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों। लेकिन इस स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि आप उस वैसा ही स्वतंत्रता का उतना ही स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग कीजिए जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, है ना? जैसे आप अगर ये बताइए, आप 10 बजे के बाद में क्या बहुत तेज़-तेज़ लाउड स्पीकर बजाएँगे, तो क्या ये गलत नहीं है? मान लीजिए भई देखो किसी को सोना है, किसी को पढ़ना भी है ना? तो ये क्या है कि ये आपकी स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन ये दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन होगा, दूसरों की स्वतंत्रता इससे बाधित होगी क्योंकि आपकी आपके मज़े के चक्कर में दूसरों की नींद खराब हो रही है, दूसरों का पढ़ना-लिखना डिस्टर्ब हो रहा है। आप अगर हॉस्पिटल के पास में तेज़-तेज़ लाउड स्पीकर बजाएँगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएँगे, तो क्या है जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? तो स्वतंत्रता का मतलब यही है बच्चों कि अपनी आप कोई वैसा ही काम कीजिए जिससे आपको तो फ़ायदा हो लेकिन दूसरों को नुकसान ना हो, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। दूसरी बात देखते हैं क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है बच्चों? तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है? इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पर रखना अपराध है, ठीक है? देखिए, इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध मतलब मानव कोई कोई मानव को खरीद-बेच नहीं सकता, है ना? और कोई भी अ, कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य, है ना? भारत भारत में कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे छोटे बच्चे को 14 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या है वो मज़दूरी करा नहीं करा सकता उससे, ठीक है? देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पे रखना अपराध है। देखिए, मतलब कि देखिए मानव व्यापार मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं लोग कई बार देखिए आपने देखा होगा कई लोगों को लोग क्या होते हैं, गुप्त रूप से किडनैप करके उसको बेच देते हैं कई दूसरे देशों में, उसको क्या हम क्या कहते हैं, मानव व्यापार। कई लोग बच्चों को भी बेच देते हैं, है ना? कई लोग आपने सुना होगा बच्चों की महिलाओं को भी बेच देते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं मानव व्यापार।
मतलब मानव की, देखिए कितनी शर्म की बात है कि मानव की खरीद-फरोख्त करना, है ना? मानव को मतलब इंसान को खरीदना, बेचना, ये सबसे गलत, बहुत गलत चीज़ है। इसको हमारा संविधान क्या इसको क्या कहता है? इसको अगर किसी का मानव व्यापार कर रहे हैं, तो उस मानव का क्या कर रहे हैं हम? शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात कि किसी भी कंपनी में या कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, ऑफ़िस हो, ठीक है? कोई भी या कोई व्यक्ति भी अपने घर में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पे या नौकरी पे नहीं रख सकता। अगर ऐसा करता है, तो वो क्या करता है? उसका शोषण कर रहा है। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अगर मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नौकरी पे रखता है या मज़दूरी करवाता है, ज़बरदस्ती उसके साथ मतलब मज़दूरी करवाता है उससे, तो वो क्या कर रहा है? तो वो बच्चा क्या कर सकता है? वो अपने लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। या वो बच्चा ना कर सके तो कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि इस समय इसके लिए, एक बच्चे के लिए किस तरह से न्याय माँगा जाए, तो शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय में जाकर के उस व्यक्ति की कंप्लेंट कर सकता है, जो जिसने जिस व्यक्ति जो मानव मानव की खरीद-फरोख्त कर रहा है, या जो मानव को खरीद-बेच रहा है, इंसान को, या जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पे रख रहा है ना बच्चों? अगला अधिकार देखते हैं क्या है? 4, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या कहता है? आइए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म मतलब सॉरी, देखिए फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का, ठीक है, धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, उसका धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है और उसको प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो किसी भी धर्म को अपना सकता है ना? आपने देखा होगा कई लोग अपना एक धर्म से दूसरे धर्म बदल लेते हैं, है ना? तो या फिर देखिए, अगर किसी को लगता है कि जिस धर्म में वो है, या आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये धर्म मानो और ये धर्म मत मानो, है ना? किसी को भी आप ये नहीं कह सकते। अगर किसी को लगता है कि भई अ, जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि एक 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 धर्म को छोड़ कर के दूसरा धर्म बदलते हैं। तो ये उनकी स्वतंत्रता है बच्चों, है कि नहीं? वो ऐसा कर सकते हो, आप उनको रोक नहीं सकते। दूसरी बात, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लो। वो कह आप किसी को कह नहीं सकते। देखो, आप कोई अपनी इच्छा से ऐसा करता है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। दूसरी बात कि आपको अपना धर्म है, उसको उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। मतलब आप जैसे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ भी, मतलब आप अपना धर्म का प्रचार कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि भई हमारे धर्म में पूजा कैसे की जाती है, हमारे धर्म में क्या विशेषताएँ हैं, है ना? क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ है, हमारे धर्म में क्या अच्छी-अच्छी बातें हैं। ये सब बातें आप दूसरों को बता सकते हैं। इसका प्रचार-प्रसार करने का बच्चों मतलब ये अधिकार है। अगला देखते हैं क्या अधिकार है? ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है? इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है बच्चों, देखते हैं। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक धार्मिक या भाषाई सभी, ठीक है? संविधान में कहा गया है कि सभी धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए, ठीक है, अपने-अपने क्या खोल सकते हैं, एक विद्यालय खोल सकते हैं। देखिए, 1 मिनट। हाँ, तो बच्चों देखिए, संविधान में कहा गया है कि सभी धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक ठीक है, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए या उसके विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिए आपने आपने कई ऐसे संस्थान देखे होंगे, जो कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है या और भी तरह के ऐसे संस्थान देखे होंगे जो एक
एक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाते हैं। तो वो क्या है कि देखो इस सभी को अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति का मतलब संस्कृति के विकास के लिए मतलब अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए, है ना? उसमें उसके अच्छी-अच्छी बातें दूसरों को बताने के लिए, तो वो क्या कर सकता है अपने विद्यालय भी खोल सकता है कि नहीं? अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए, अपनी संस्कृति को प्रचार-प्रसार करने के लिए क्या है एक अपने विद्यालय भी खोल सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहते हैं। इसके अधिकार के तहत मैंने बता ही दिया। अच्छा, छठा जो अधिकार है देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है? मतलब जैसे अभी मैंने आपको ऊपर यही बताया कि इन पाँचों जो 5 मूल अधिकार हमने लिए, जो 5 अधिकार मैंने पहले बताया आपको मौलिक अधिकार, इनमें से किसी का भी अगर आपका हनन होता है, मतलब कोई व्यक्ति हनन करता है मतलब कोई व्यक्ति आपको इन अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है, ठीक है बच्चों? कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते या कोई कहता है कि कोई आपके साथ जाति-पाति के आधार पर भेदभाव करता है, कोई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकता है या कोई राज्य ऐसा करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इन सभी अधिकारों को पाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक कौन-सा अधिकार आपको दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि इन अधिकारों को पाने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, है ना? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये हो गए क्या हमारे मौलिक अधिकार। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता। अब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना। अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है? ठीक है? मतलब ये है कि देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि राज्य किसी भी एक धर्म को अपने राज्य किसी भी धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है? और ना ही किसी दूसरे धर्म को हतोत्साहित करेगा। मतलब किसी को देखो ये भी नहीं कहेगा कि भई यही एक धर्म विशेष मतलब एक मुख्य धर्म जैसे मान लो कोई कहेगा कि राज्य को यही नहीं राज्य मतलब भारत कभी भी ये नहीं कह सकता कि हम यही धर्म हमारा विशेष धर्म है कि नहीं? और ना ही भारत जो है, भारत देश किसी भी धर्म को मतलब ये भी नहीं कह सकता कि हम इस धर्म को मानने की छूट नहीं दे सकते, है ना? तो राज्य किसी भी एक धर्म को अपने राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता और किसी भी धर्म को क्या है हतोत्साहित नहीं कर सकता, है ना? इसका मतलब देखिए अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। वो सभी धर्म उसके लिए समान होंगे। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? सभी धर्म वो समान मानेगा, ठीक है? ना किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा वो, ठीक है? तो ये चीज़ है बच्चों, ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना किसी धर्म को वो हतोत्साहित करेगा। अब देखिए कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, अब हम इसके क्रियाकलाप में पढ़ते हैं। इन इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, ठीक है? देखिए, मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, ये किसका अधिकार है बच्चों? मेरा अपने दोस्तों के साथ पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, खाना खाना, ये कौन-सा अधिकार है बच्चों? ठीक है? ये हमारा समानता का अधिकार है कि नहीं? भई देखिए, एक तो स्वतंत्रता का भी अधिकार है और एक समानता का, दोनों अधिकार हैं बच्चों। देखिए, स्वतंत्रता के स्तर से हम किसी भी व्यक्ति के साथ खेलने-कूदने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है? दोनों अधिकार का नाम आ सकता है, लेकिन मेन उसमें समानता का भी। भई ताकि तभी तो क्योंकि देखो समानता होगी, तभी तो आप ये कह सकते हैं कि भई मैं किसी भी अपने दोस्त के साथ खेल सकता हूँ, खा सकता हूँ, पैसा
कोई ये नहीं कह सकता कि कोई भी दोस्त ये नहीं कह सकता कि आप इस जाति के हो तो मेरे साथ मत खेलो, मेरे साथ मत उठो-बैठो, है ना? मतलब सभी दोस्तों को क्या चाहिए, अपने दोस्तों को समान माने, यानी समानता का अधिकार दें। दूसरा क्या देखते हैं बच्चों? मुझे भी देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। ठीक है, मुझे किसी भी देश में देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। तो बिल्कुल सही बात है। ये कौन-सा अधिकार है बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? तो आप ये देख ही रहे होंगे 3 किस मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मज़दूरी नहीं करवा सकता। ये कौन-सा अधिकार है बच्चों? भई मैंने आपको क्या बताया था कि ये अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है बच्चों? 4 मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता है। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता है। तो ये कौन-सा है बच्चों? कौन-सा अधिकार है बताइए बच्चों? वेरी गुड। ये है ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके बच्चों? ये कौन-सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब अगला देखते हैं 5 मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा एवं उसके विकास के लिए मुझे 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 अपनी संस्कृति व उसके विकास का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक। ये कौन-सा अधिकार है बच्चों? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है बच्चों? अब प्रश्न दिए हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों? तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता देखिए पढ़ते हैं, ठीक है? स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकार को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है बच्चों? ये इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता ही दिया गया ऊपर बता चुका हूँ, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएँगे अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। प्रश्न 2 भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है बच्चों? देखिए भारत में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं बच्चों? हाँ, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है? तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? तो ये 6 अधिकार हमें क्या हैं? प्राप्त हैं, ठीक है? हम सभी भारतवासियों को। अच्छा, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? ठीक है बच्चों? तो देखिए, अब इसका भी आंसर करते हैं बच्चों। हाँ, क्योंकि हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है और हमारे देश किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करता है। ठीक है? इसीलिए हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। ठीक है? प्रश्न 4 देखते हैं, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? उत्तर है, किसी भी देश के नागरिक को सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार की ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी राज्य पर क्योंकि देखिए क्योंकि यदि किसी राज्य यदि राज्य किसी नागरिक पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है, किसी नागरिक पर, तो क्या होगा? अथवा उस पर किसी भी तरह का मनमाना अत्याचार करता है, तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है कि नहीं बच्चों? क्योंकि मौलिक अधिकारों को सरकार मनमाने ढंग से छीन नहीं सकती, ठीक है? तो ये है बच्चों आपका आंसर, आप पढ़ भी रहे होंगे, मैं आपको बोल के बता भी रहा हूँ। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पढ़ लीजिएगा ज़ूम करके वीडियो को। तो बच्चों आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे आप कोरोना वायरस से बचकर रहिए और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।